हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि इतने दिनों तक मैं आपके सामने वीडियो नहीं लेके आ पाया अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन अब ये श्रृंखला फिर से उसी रूप से सुचारू रूप से चलती रहेगी। आपके सवालों के जवाब और नए नए विषयों पर चर्चा और ज्ञानवर्धक जानकारियां हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे। आज जो शीर्षक, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था, कि हमारा आज का शीर्षक है कि बैंकिंग के बेस पे यदि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसके बेस पे क्या लोन को प्रोसेस किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप बैंकिंग में ट्रांजैक्शन है लेकिन आप रिटर्न नहीं भरते, या आप कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं या कुछ ऐसे व्यापारी लोग होते हैं जिनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो दिख जाती हैं, जो पेटीएम पे आती है पेमेंट, या जो छोटी छोटी पेमेंट्स हैं जिनसे बैंक स्टेटमेंट में तो वो दिखती है, लेकिन वो आईटीआर कई कारणों से नहीं भर पाते या उतनी आईटीआर नहीं भर पाते जितनी कि उन्हें भरनी चाहिए, या वो किसी भी कारणों से आप कह सकते हैं कि जो बैंकिंग में ट्रांजेक्शन होती हैं उसके हिसाब से लोन आईटीआर के थ्रू वो नहीं बन पाता। तो उसके लिए एक प्रोग्राम है हमारे पास। उस प्रोग्राम का नाम है बैंकिंग सरोगेट प्रोग्राम। आज उसी से रिलेटेड जानकारियां मैं आपके सामने लेके आया हूं। और एक तरीके से हम ये चर्चा करेंगे कि अगर किसी की बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट के बेस पे ही क्या सिर्फ लोन मिल सकता है, और कितना मिल सकता है, और उसका तरीका क्या है। देखिए, आप एक ट्रेडर हो सकते हैं, आप व्यापारी हो सकते हैं, तो आपको भी ये जानना चाहिए कि आपकी जो बैंकिंग है, क्या आप लोन ले सकते हैं और कितना ले सकते हैं। अगर हर व्यक्ति जागरूक हो जाए ये वीडियो देखने के बाद, जो व्यापारी वर्ग है, जो ये जानता है कि मेरी बैंकिंग में ट्रांजैक्शंस तो है लेकिन आईटीआर उतनी नहीं है, या कुछ लोग इस बारे में भी संकुचित हो जाते हैं कि मेरी तो रिटर्न ही नहीं है, हम तो रिटर्न फाइल ही नहीं करते, या हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है कि हमें लोन मिल पाए। ये धारणाएं गलत हैं। इसको आप इस वीडियो के बाद तो निश्चित रूप से बदल देंगे। और जो लोग लोन में डील करते हैं या जो लोन सीखना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो पे मेन कंटेंट की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि अगर आपके पास बैंकिंग है, क्या बैंक स्टेटमेंट के बेस पे भी लोन बन सकता है। स्लाइड पे चलने से पहले एक सविनय निवेदन कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पे सुचारू रूप से ये वीडियोस मिलती रहे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको आपके सवालों के जवाब और कुछ अन्य जानकारियां जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दे सके। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो आ गए हम अपनी स्लाइड पे, और यहाँ पे एक्सेल शीट की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बैंकिंग के बेस पे भी लोन की एलिजिबिलिटी को निकालते हैं। देखिए, लोन की एलिजिबिलिटी निकालने के कई तरीके हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि हम लोग लोन की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए आपके फाइनेंशियल्स के बेस पे हम आपका लोन बना सकते हैं, आपकी सैलरी के बेस पे आपका लोन बना सकते हैं। लोन हमेशा दो तरीके से देखा जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं या कोई सिक्योर लोन ले रहे हैं, जो सिक्योर लोन मतलब जो किसी सिक्योरिटी को रख के उसकी एवज में लिया जाता है, वो सिक्योर्ड लोन होता है। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी रख के कोई लोन ले रहे हैं तो वो सिक्योर लोन होगा। अगर आप पर्सनल लोन या बिजनेस लोन ले रहे हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है या फिर आपने प्रॉपर्टी ऑफर नहीं करी है कोलेटरल के लिए, तो वो फिर अनसिक्योर लोन में आता है। अब यहां पर आपके कार लोन जैसी जो चीज है वो भी सिक्योर्ड लोन में ही कही जाती है, क्योंकि उसमें आपकी कार की हाइपोथिकेशन होती है, यानी कि कार एक एसेट है जो कंपनी फंड कर रही है। इन केस अगर डिफॉल्ट होता है तो कंपनी का पूरा राइट होता है उस कार पे अपनी वसूली करने का, लीगली वे में, इलीगली वे में नहीं। तो यहाँ पे हम एक वो तरीका देखेंगे कि आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बेस पे आपको लोन किस तरीके से मिल सकता है। तो ये है वो एलिजिबिलिटी शीट जो मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम लोग बैंकिंग पे लोन बनाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सेगमेंट, ये है तारीख। महीने की 5 तारीखें ली जाती हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग की। अगर हम एलिजिबिलिटी निकालते हैं तो उसका एक बेसिक फैक्ट है कि हम 4 या 5, बेसिकली अधिकतर मैंने देखी है कि जगहों पे 5 डेट्स महीने की कैप्चर की जाती हैं। 5 वो दिन जिसपे वो बैंक का जो बैलेंस होता है उसे आपकी बैंकिंग में रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है महीने की 2 तारीख, महीने की 8 तारीख, महीने की 15, 22 और 27 तारीख। बैंकिंग में अगर आप एलिजिबिलिटी निकाल रहे हैं तो आपको महीने की 5 ये तारीख, अब ये 2, 8, 15, 22 और 27 है, ये 5, 15 या 5, 10, 15, 20, 25 भी हो सकती हैं, या 5, 15, 20, 30 भी हो सकती हैं। डेट्स बदल सकती हैं लेकिन 5 आपको डेट्स
महीने की कैप्चर करनी पड़ती हैं। यहाँ पे मैंने 2, 8, 15, 22 और 27 तारीख रखी है। अब सपोज कीजिए कि ये जनवरी का महीना, ये आप जनवरी या फरवरी में, जैसे कि लेटेस्ट मंथ जनवरी है, तो यानी आप फरवरी में अगर कोई लोन का केस होता है, या अगर आप फरवरी में है, तो आपका लेटेस्ट महीना होगा जनवरी का, पिछला महीना। पिछला महीना आपका जनवरी का काउंट होगा, तो वो लेटेस्ट मंथ में आता है। उसके बाद दिसंबर जो है, ये दिसंबर है, ये दूसरा महीना, ये इससे पिछला महीना हो गया आपका नवंबर का, उससे भी पिछला चौथा महीना हो गया अक्टूबर, उससे पिछला महीना सितंबर, और उससे पिछला महीना अगस्त। तो यहाँ पे हमने 6 महीने दिए हैं। पहला रूल था एक महीने की 5 तारीखें, 2, 8, 15, 22 और 27, और दूसरा फैक्टर आ गया यहाँ पे लास्ट के 6 महीने। यानी कि ये जो जनवरी, दिसंबर, आप उल्टा क्रम में चलेंगे। अगर आप फरवरी में बैठे हैं तो ये हो गया लेटेस्ट मंथ आपका जनवरी, उससे पहले दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त। अब ये बैलेंस हमने कैसे कैप्चर किया, देखिए ये ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजों में गड़बड़ होती है। मैंने पूरी कोशिश करी है एक हाइपोथेटिकल बैलेंस रखने की, चीजों को बैंकिंग की बेस पे। तो अगर आप पिछले महीने देते हैं 2 तारीख का जो बैलेंस है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है 2 तारीख का, वो यहाँ पे मैंने एक बैंक स्टेटमेंट उठाई और मैंने उस बैंक स्टेटमेंट के बेस पे यहाँ पे वो चीजें रखी हैं। तो 2 तारीख को बैलेंस था जनवरी में 2,41,194 रुपए का, 2 तारीख की क्लोजिंग बैलेंस। ऐसे ही 8 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस, 15 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस, 22 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस और 27 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस। आप पहले क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, ये नोट करना जरूरी है। अब दिसंबर में देखिए, 2 दिसंबर को यहाँ पे अकाउंट में 0 बैलेंस था, तो आपको 0 ही लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे नवंबर में जो आपका बैलेंस है वो रखना पड़ेगा उन तारीखों पे, अक्टूबर का, सितंबर का, अगस्त का। अब ये आपने 6 महीने के बैलेंस जरूर सबसे पहले तो नोट डाउन कर लें। अब आप देखेंगे कि कई सवाल ऐसे आते हैं कि जी 2 तारीख का तो एंट्री ही नहीं है, या 15 तारीख की तो कोई बैंकिंग में एंट्री ही नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे लें? वो तो 12 तारीख का लास्ट बैलेंस दिख रहा है, फिर सीधी ट्रांजैक्शन उसने 15 तारीख की जगह 17 तारीख को करी है। तो आप ऐसी कंडीशन में जो 12 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही 15 तारीख में माना जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर आपका 8 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, लेकिन 15 तारीख का जो क्लोजिंग बैलेंस है, 15 तारीख की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो आपको जो उससे पहले वाले दिन का लास्ट बैलेंस दिख रहा है बैंक स्टेटमेंट में वो लेना होगा। आप सपोज कीजिए 15 तारीख का जो आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए वो बैंक स्टेटमेंट में दिख ही नहीं रहा, उसकी जगह वो दिख रहा है 10 तारीख को या 12 तारीख को, तो आप 12 तारीख का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसी को 15 तारीख मानेंगे। ये नहीं कि वो 16 तारीख का जो बैलेंस है आप उसे मान लें, नहीं, जो पिछली डेट का बैलेंस होगा वही माना जाएगा। इसी तरीके से 2 तारीख का जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर 30 तारीख की लास्ट ट्रांजैक्शन दिख रही है और उसके बाद 2 तारीख का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपको 4 तारीख की ट्रांजैक्शन नहीं उठानी, उसके बाद की आपको उठानी है 30 तारीख की ही, जो उससे पहले की जो लास्ट ईओडी बैलेंस होगा वही 2 तारीख में आएगा। यानी कि 30 तारीख का अगर कोई ट्रांजेक्शन है बैंकिंग में, क्रेडिट या डेबिट कुछ भी हो सकती है, आपको सिर्फ डे का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कैप्चर करना। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं आपको पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें डे का बैलेंस कैसे क्लोजिंग में लेके आना है। अभी इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी और भी कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो मैं धीरे धीरे आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे आपने क्लोजिंग बैलेंस उन डेट्स के लास्ट 6 महीने के ले लिए, यानी कि जनवरी का महीना आप देखते हैं पहले कि आपने ये जो बैलेंस लिखे हैं ईओडी के एंड ऑफ द डे के जो बैलेंस है, अब आपको क्या करना है, इन्हें जमा कर देना है। आपने ये जमा कर दिए, जमा करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसे डिवाइडेड बाय 5 करना है। 1, 2, 3, 4, 5, हमने 5 तारीखों का टोटल लिया है, 5 दिन का टोटल लिया है। अगर किसी का भी आप एवरेज निकालेंगे तो जितने नंबर्स होते हैं, अमाउंट होता है, और जितने भी आप फैक्टर्स ले रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने 5 दिन का बैलेंस लिया है, तो हम लोग यहाँ पे इन सारे अमाउंट को जमा करेंगे, पांचों के पांचों अमाउंट, 24,000, ये 2,41,194, 2,30,194, ये 2,48,000, 2,68,000, ये जो अमाउंट है इनको सबसे पहले प्लस करिए,
जमा करिए और जो आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी भाग दे दीजिए। तो ये हमारे 5 दिन का एवरेज बैलेंस आ गया 2,51,237 रुपए। इसी तरीके से दिसंबर में हमने क्या करना है, जीरो है तो ये नहीं कि आप उसको 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, टोटल को आपको 5 से ही डिवाइड करना है। जो भी टोटल आ रहा है ये जीरो, फिर उसके बाद 2,38,23,000, 2,45,000, 2,16,000, 2,31,000, इन सब को प्लस कर लीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से आपको हर महीने का जो ये टोटल आ रहा है इसे प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो अब एंड में जब हम 6 महीने के ये जब जमा करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास अब 5, ये जो आप देख रहे हैं ये 5 हमारे पास 6 टोटल आ गए। ये 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये हमारे पास 6 महीने का एवरेज आ गया। क्या ये इसको अब क्या करना है जी, 6 इन डिजिट इन फिगर्स का, इन फिगर्स को हमने जमा कर देना है। कैसे, हमने अब हमें इसका भी तो एवरेज निकालना ही होगा ना। इनका एवरेज कैसे निकलेगा, ये 6 हमारे पास जो महीने हैं इनको हमने जमा कर दिया इन सबको। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या प्रोसेस लेके आ रहा हूं। पहले हमने इन 5 दिनों को जमा किया और डिवाइडेड बाय 5 कर दिया तो हमारे पास ये 964.4 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन 6 महीने का एवरेज निकालना है। तो हमें ये 6 नंबर्स जो हैं, ये 6 फिगर्स जो हैं महीने की जो टोटल आया है, इसको जमा करके डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास ये फिगर्स आ जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, लास्ट 6 महीने का एवरेज आ गया। हमारा 6 महीने का एवरेज कितना है, 91,964 रुपए का एवरेज है। इस तरीके से हम बैंकिंग का एवरेज निकालते हैं। अब 91,964 रुपए का हमारे पास बैलेंस आ गया, यानी कि यह आपकी महीने की इनकम एवरेज दिखा दी एक तरीके से। अब हमें क्या करना होता है, फॉयर के बारे में आप जानते ही हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि फॉयर क्या होती है, फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशो। अब हमें एक जो आपकी इनकम है उसका कितना परसेंट हम ईएमआई में दे सकते हैं और कितना आपका परसेंटेज जो है वो आप सेल्फ कंजप्शन में रखेंगे, उसी को हम फॉयर कहते हैं। अब यहाँ पे फॉयर यानी कि आप 91,964 रुपए जो है इसका कितना परसेंट आप ईएमआई में दे सकते हैं। तो अमूमन लोग 50% ही रखते हैं बैंकिंग में, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है इनकम एलिजिबिलिटी निकालने का, ये एक सरोगेट प्रोग्राम है, एक सपोर्टिव प्रोग्राम है। अगर किसी की इनकम नहीं बन रही है या जो आईटीआर नहीं दिखा रहा है ठीक से, अगर उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छी है तो ये फैक्टर्स लिए जाते हैं। आपकी ट्रांजैक्शन, हम जैसे रिटेलर्स होते हैं, आजकल पेटीएम का जमाना है, लोग पेटीएम से बहुत सारा सामान अपना परचेज करते हैं। तो जो दुकानदार होते हैं छोटे, वो रिटर्न भले ही ना भर रहे हो या रिटर्न का उनका पूरा इनकम ना दिख रहा हो, लेकिन ये बैंकिंग में जो ट्रांजैक्शन होती है उनसे उनकी पूरी इनकम को हम लोग यहाँ पे एलिजिबल बना सकते हैं। तो ये छोटे रिटेलर्स के लिए बहुत फायदे की चीज है। अब यहाँ पे 91,000 जो हमारा महीने का आया था टोटल, उसका हम 50% यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो कि हो जाता है 45,982 रुपए। अब ये किसी बैंक में हो जाता है 55% भी हो जाता है, मैं 55% कर लेता हूँ तो इनकम एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। अगर मेरे पास यहाँ पे मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं इसे 50% ही लेके चलता हूँ तो यहाँ पे पर लैख की हमारी ईएमआई कितनी है, 1265। अब ये 1265 कैसे आया पर लैख की एक ईएमआई, जो मैं हर बार अपनी हर वीडियो में लिखता हूँ। बहुत से दर्शक सवाल भी करते हैं कि सर ये 1265.24 आप कहाँ से लेके आए। उसका जवाब इस स्लाइड के नीचे है। 1265 इस तरीके से निकाला जाता है। आपने 1 लाख रुपए का पर लैख ईएमआई का ही आप एलिजिबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले। तो 1 लाख रुपए पे 15 साल के लिए 13% के रेट पे, अब आप इसको 12.5 भी कर सकते हैं, 12.5 कर दीजिए। 12.5% पे हमारी जो ईएमआई है 15 साल के लिए 1 लाख का लोन होता है। अगर 1 लाख पे ही निकलती, क्योंकि 15 लाख का हो या 50 लाख का हो, आपको 1 लाख पे ही ईएमआई निकालनी होती है पहले। तो आप 1 लाख पे ईएमआई, जो हमारा ईएमआई चार्ट होता है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो पर लैख ईएमआई कितनी आ रही है सबसे पहले वही निकाला जाता है। फिर उसके बाद जितने का भी लोन हो उससे उसको आपकी ईएमआई को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए पे 15 साल के लिए और 12.5% पे ईएमआई आती है 1232.52 रुपए। ठीक है, ये पीएमटी का फॉर्मूला एक्सेल में आप कभी भी लगा के इसको निकाल सकते हैं। अब ये 1232.52 1 लाख रुपए पे 15 साल के लिए और 12.5% पे आपकी ईएमआई है। देखिए 1232.52 आपकी यहाँ पे ईएमआई है। तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एलिजिबल ईएमआई, यानी आप
91,000 रुपये महीने के अगर आपके बैंकिंग की इनकम मान लें, तो हम मान सकते हैं कि आप 45,982 रुपये यानी उसका 50% आधा आप ईएमआई में दे सकते हैं। अब अगर आप इतने की ईएमआई दे सकते हैं तो आपका लोन कितने का बनेगा, तो भाई आप ये 45,982 जो आपका नंबर है इसको 1232 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपकी लोन की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। गॉट माई पॉइंट? आपकी ये एलिजिबल ईएमआई है कि आप 45,982 रुपये दे सकते हैं। कहां से? क्योंकि आपके 91,000 ये टोटल को हमने यहाँ पे किया था प्लस, ये जो 6 महीने का टोटल आया था इसे प्लस किया था डिवाइडेड बाय 6, तो 91,964 रुपये हमारे आए थे। इसका 50% आप ईएमआई दे सकते हैं, यानी 45,982 की आप ईएमआई दे सकते हैं। अब हमारा लोन कितना बनेगा जी, तो आप 1232 रुपये जो नीचे मैंने टेबल अभी समझाई थी उसके हिसाब से 1232.52 कि आप पर 1 लाख पे ईएमआई देंगे तो आपका 37,30,711 रुपए की लोन की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। इसमें ईएमआई कितनी बनी आपकी? 45,981 रुपए की। अब यहां पे आपको अगर ये बैंकिंग आपकी यहां तक का ये फिगर जो है ये तब तक की रहेगी अगर आप अनसिक्योर किसी लोन में जा रहे हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आप बिजनेस लोन ले रहे हैं और आप विदाउट एनी कोलेट्रल या सिक्योरिटी के देख रहे हैं लोन, तो ये आपका यहां तक ही खत्म हो जाएगा। अगर आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ऑफर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं, फिर आपका ये वाला जो है पोर्शन एक्टिव होगा। अब यहाँ पे सपोज कीजिए आप एक ऐसी प्रॉपर्टी दे रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 70 लाख रुपए है, क्योंकि बैंक अपने वैल्यूअर से, अपने आर्किटेक्चर से, अपने वैलिड वैल्यूअर से बैंक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराता है। अब चूंकि उनके वैल्यूअर से तो जाहिर सी बात है मार्केट की वैल्यू अगर 1 करोड़ है तो वो कुछ परसेंटेज अपनी कम निकालते ही है, क्योंकि मार्केट की वैल्यू आपकी 15 साल का लोन है तो जाहिर सी बात है हर साल तो वैल्यूएशन होगी नहीं, एक ही बार होगी 15 साल में, तो वो मार्केट का सिनेरियो प्लस माइनस भी हो सकता है, तो वो अपना सेफ रेशो लेके 15 से 20% आपकी मार्केट की वैल्यू से कम ही लगाते हैं, ताकि कल को अगर मार्केट टूटेगी भी प्रॉपर्टी की तो इससे ज्यादा कम नहीं होगा। तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 लाख रुपए है, तो एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू। अब लोन टू वैल्यू मेरे दर्शक जिन्हें ये नहीं पता कि लोन टू वैल्यू क्या होता है, लोन टू वैल्यू होता है कि आपका जो प्रॉपर्टी आप सिक्योरिटी दे रहे हैं उसकी वैल्यू का कितना परसेंट बैंक आपको लोन दे सकता है। तो यहाँ पे सरोगेट प्रोग्राम है, तो मैंने इसको भी यहाँ पे एलटीवी को 50% रखा है कि 70 लाख का 50%, अगर सिक्योरिटी आपकी 70 लाख है तो बैंक उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से 50% लोन दे सकता है, यानी 35 लाख रुपए। चलो जी, अब यहाँ पे 2 फिगर्स आ गई हैं, आप देखिए लोन की फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी 37,30,711 रुपए और एलटीवी यानी सिक्योरिटी की जो आपकी वैल्यू उसके हिसाब से आपको 35 लाख रुपए दिया जा सकता है। अब इन दोनों में से जो कम होगा वही बैंक आपको देगा। यहाँ पे 37,30,711 की आप ईएमआई दे सकते हैं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के हिसाब से आपको 35 लाख से ज्यादा का लोन नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी फाइनल लोन एलिजिबिलिटी कितनी बनी? आपकी फाइनल लोन एलिजिबिलिटी बनी 35 लाख रुपए। अब यहाँ पे कुछ वेरिएशंस करके देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आप 50% ही दे रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उसका आप 60% तक चले जा सकते हैं, यानी कि आप प्रॉपर्टी के हिसाब से 42 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो क्या 42 लाख कम लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप ईएमआई तो 37 लाख तक की दे सकते हैं, तो आपकी फाइनल लोन की एलिजिबिलिटी 37 लाख होगी। अब देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी यानी ईएमआई देने की आपकी ताकत जो है वो कम है और आपकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो आपकी प्रॉपर्टी के हिसाब से तो 42 लाख मिल सकता है, लेकिन आपकी हैसियत ईएमआई देने की 37 लाख की है, तो आप यही आपका लोन अमाउंट होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इसको 65% कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 48 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, आपकी ईएमआई देने की ताकत 48 लाख रुपए की है, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पे 42 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं देने देगी, तो फाइनल लोन अमाउंट कितना हो गया? 42 लाख रुपए। यहाँ पे मैं ये वेरिएशंस आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता लग सके कि फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी और आपकी प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी की लोन एलटीवी के हिसाब से एलिजिबिलिटी में से जो भी कम होता है वही आपका लोन अमाउंट होता है। अब यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बैंकिंग की यहाँ पे एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ये बैंकिंग की एलिजिबिलिटी छोटे रिटेलर्स के लिए एलिजिबल होती है कि जिनके व्यापार में अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पेटीएम ट्रांजैक्शन बहुत आ रही है, व्यापार में आना जाना बैंकिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा है,
लेकिन रिटर्न उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, खर्चे ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ से भी एलिजिबिलिटी काउंट कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। तो ये वो थी सारी जानकारियां जो मैं आपके सामने समय लेके आया कि बैंक स्टेटमेंट के बेस पे भी क्या लोन मिल सकता है। अब आप भली भांति से परिचित हो चुके होंगे इस बात से कि अगर आपकी बैंकिंग जिस लेवल की भी है या जिस तरीके से भी आप ट्रेडिंग करते हैं, बैंकिंग की आपकी ट्रांजेक्शन्स है, कम या ज़्यादा, देखिए ये बात अलग हो जाती है क्योंकि बैंकिंग सरोगेट में कुछ इंस्टीट्यूशन की धारणा है कि कम से कम 3 क्रेडिट और 3 डेबिट होने जरूरी है, यानी कि 3 पेमेंट एक महीने में आनी चाहिए बाहर से और 3 पेमेंट आपकी तरफ से जानी चाहिए। ये कुछ इंस्टीट्यूशन की धारणा है। कुछ की धारणा है कि महीने में आप 70% जो आप डिक्लेयर कर रहे हैं या जो लोन लेना चाहते हैं, वो भी एक दूसरी धारणा है कि अगर आप महीने में जितना भी आप अपनी टर्नओवर डिक्लेयर कर रहे हैं एक महीने की, वो एटलीस्ट 70% तो बैंकिंग में आए। कुछ इंस्टीट्यूशन की धारणा है कि जो लोन की ईएमआई बनेगी एटलीस्ट उसका 1.5 गुना आपका बैंक का एवरेज बैलेंस निकल के आना चाहिए। यानी कि अगर आपकी ईएमआई 100 रुपए की है तो आपका एवरेज बैलेंस जो है एक महीने का, जो हमने अभी सीखा कि किस तरीके से निकाला जाता है, वो 150 रुपये होना चाहिए। यानी 100 रुपये की ईएमआई पे 150 रुपये का बैलेंस आपका होना चाहिए। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस की कुछ जनरल धारणाएं हैं जो अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थान क्षेत्र के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से, बैंकों के एनबीएफसी के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आज की ये जानकारी हमारे लिए इसलिए ज्ञानवर्धक थी कि हम आईटीआर फाइल करते हो या ना करते हो, लेकिन बैंक स्टेटमेंट हमारे पास होती है। तो आज अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ इस वीडियो के, जिसका शीर्षक हमारा रहता है आपके सवाल जो आप कमेंट करते हैं और उसके जवाब। सबसे पहले तो बहुत सारे मेरे दर्शक, मेरे YouTube परिवार के सदस्य जिन्होंने मेरे को धन्यवाद दिया है अलग अलग वीडियोज़ में, मैं उनका तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, सराहते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा उपहार है। चंदन शर्मा जी लिखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच चंदन जी, आपको धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को सराहा, हमारे कंटेंट को आपने प्रोत्साहित करने के लिए थैंक्स कहा, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। चंदन शर्मा जी कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड में हेल्प करिए। प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे वीडियो लिंक पे जाके या मेरी लिस्ट में जाके आप चैनल की देख सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड वीडियोस के कंटेंट वहां पे आपको एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मिल जाएंगे। अधिकारी जी लिखते हैं कि आई वांट टू कांटेक्ट यू सर, प्लीज गिव मी योर कांटेक्ट नंबर। आप मेरे को अवश्य ही मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी शीघ्र ही, क्योंकि मैं अस्वस्थ था कुछ टाइम से, कुछ काफ़ी लंबे समय से मैं अस्वस्थ था, जिसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पे नहीं ला पाया। अब मेरी टीम और मैं एक्टिवली आप लोगों के साथ आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब में प्रस्तुत रहेंगे। जल्दी मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी अधिकारी जी। और शिबू तिवारी जी लिखते हैं कि उन्हें एजुकेशन लोन से रिलेटेड जानकारी चाहिए। शिबू जी, मैं बहुत जल्दी आपके लिए एजुकेशन लोन से भी रिलेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये सीरीज़ का एक और भाग रह गया है, उसको हम ख़त्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके एजुकेशन लोन और गोल्ड लोन इन सब पे भी वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं। चैनल पे बने रहिए, आपके कंटेंट आपको अब मिलने शुरू हो जाएंगे। सुमित जी लिखते हैं, थैंक यू वेरी मच, आपकी बताई हुई वीडियोज़ बहुत यूज़फुल हैं, धन्यवाद। थैंक यू, आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को सराहा। चैनल पे बने रहने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस YouTube परिवार के एक अहम सदस्य हैं। सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे YouTube परिवार के सदस्य हैं। बट प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हैं, आप पसंद करते हैं, मुझे पता है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश करिए, लोगों को एजुकेट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी बहुत सारी जानकारियाँ लोगों को नहीं है, और जहाँ जानकारी का अभाव होता है वहाँ पे जो जानकार लोग हैं वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए, और आशा करता हूँ हर बार की भांति इस बार भी कि आपको ये मेरा वीडियो, ये कंटेंट पसंद आया होगा, ये जानकारियाँ आपको ज्ञानवर्धक लगी होंगी। प्लीज़ अगर ज्ञानवर्धक लगी है, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको सारी जानकारियाँ समय पर मिलती रहे। अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ फिर से प्रस्तुत होगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।